आज हम लोग किसके बारे में देखेंगे? वो है टिश्यू, जिसको क्या कहते हैं? उत्तक के नाम से जानते हैं। काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसे आजकल खूब क्वेश्चन पूछ रहा है। टीचर वाले में भी देखे थे लास्ट ईयर क्वेश्चन इसे था, फिर आपको बीपीएससी में तो रहता ही रहता है। तो टिश्यू है क्या? हम बताएं, जब बहुत सारा कोशिका आपस में मिलता है, बहुत सारा सेल्स आपस में मिलते हैं, तो किस चीज का निर्माण करते हैं? तो यह टिश्यू का निर्माण करते हैं, उत्तक का निर्माण करते हैं। पहले समझिए, बाद में लिखा देंगे। यानी कि उत्तक मतलब क्या है? उत्तक क्या होता है? ग्रुप ऑफ सेल्स होता है। तो अगर एकदम आम भाषा में हम बात करें तो कोशिकाओं के समूह को, कोशिकाओं के समूह को हम लोग क्या कहते हैं? उत्तक कहते हैं। लेकिन इसमें दो शर्त है। ये शर्त जानना क्या है जरूरी। अगर बेसिक एकदम रफ पूछ दे तो क्या बोलिएगा? ग्रुप ऑफ सेल्स इज कॉल्ड टिश्यू। बट दो कंडीशन क्या है? कि इन कोशिकाओं के समूह में दो चीज होना चाहिए। पहला, कॉमन ऑरिजिन, समान उद्गम होना चाहिए। जो भी कोशिका है सब एक ही जगह से उद्गम करना चाहिए। इनका क्या होना चाहिए? समान उद्गम होना चाहिए। और दूसरा क्या होना चाहिए? सिमिलर फंक्शन। सब मिलकर क्या करे? समान कार्य करे, समान कार्य करे, तभी यह क्या कहलाएगा? उत्तक कहलाएगा। यानी कि उत्तक क्या है? टिश्यू क्या है? तो उत्तक कोशिकाओं का समूह है। लेकिन इन कोशिकाओं का उद्गम जो है, ऑरिजिन जो है, वो क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। जितने भी कोशिका हैं सब एक ही स्थान से निकलने चाहिए। और दूसरा, सब मिलकर एक ही प्रकार का क्या करे? कार्य करे, सिमिलर नेचर का क्या करे? कार्य करे, तभी वह क्या कहलाएगा? उत्तक कहलाएगा। ऐसा नहीं है कि मतलब सीधे ग्रुप ऑफ सेल्स है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? टिश्यू कहेंगे। ये नहीं है, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं? इसको पहले नोट कर लीजिए, उसका लिखाते हैं। जो भी एडमिशन नहीं लिए हैं बाबू जरूर ले लीजिए, क्योंकि एडमिशन इस बैच में फिर क्लोज कर देंगे। और अभी ढेरों 6-7 ऐसा एग्जामिनेशन है जो बीपीएससी के माध्यम से लिया जाने वाला है इस 2-3 महीने में, और सब ऑफिसर वाला ही एग्जाम। इवन अगर आपका ग्रेजुएशन नहीं भी हुआ है फिर भी इस कोर्स का 2 साल वैलिडिटी, 2 साल तक। अगर अगले साल आपको मन होगा एग्जाम देने का तो अगले साल तक भी क्या होगा? ये कोर्स आपके लिए रहेगा। तो जैसे उदाहरण देखते हैं, रक्त जो है, ब्लड जो है हमारा, रुधिर जो है, ये आपका एक कनेक्टिव टिश्यू है, संयोजी उत्तक है। आगे पढ़ाएंगे। रुधिर जो होता है यह क्या है? कनेक्टिव टिश्यू है, जिसको क्या कहते हैं? संयोजी उत्तक कहते हैं। और जहां यह उत्तक है तो यह कोशिकाओं का समूह होगा। तो आपको पता भी है कि ब्लड में 3 प्रकार का कोशिका मौजूद होता है। पहला क्या है? आरबीसी, लाल रक्त कोशिका। दूसरा क्या है? डब्ल्यूबीसी, श्वेत रक्त कणिका। और तीसरा हमारा क्या होता है? प्लेटलेट्स होता है, जिसको डिंबाणु कहते हैं। यानी कि यह लाल रक्त कणिका, लाल रक्त कणिका, ये हमारा क्या हो गया? श्वेत रक्त कणिका। और ये क्या कहलाया? डिंबाणु। ये तीनों कोशिकाओं का समूह मिलकर क्या बनाता है? रुधिर बनाता है, रक्त बनाता है। लेकिन क्या इनका उद्गम समान है? ऑरिजिन समान है? तो देखिए, तीनों कोशिका एक ही जगह से निकलता है, जिसको मेजोडर्म कहते हैं। बताते हैं मेजोडर्म है क्या। तीनों कोशिका का उद्गम कहां से है? आपको मेजोडर्म से। तीनों मिलकर एक कार्य करता है, वो है सर्कुलेशन, परिसंचरण में मदद करता है, सर्कुलेटरी सिस्टम। तीनों का मुख्य काम क्या है? सर्कुलेशन, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? परिसंचरण। तो देखिए, ये तीनों कोशिकाओं का समूह तो था, इनका उद्गम भी समान है और इनका कार्य भी लगभग क्या है? समान है। इसलिए ये तीनों कोशिका मिलकर क्या बना दिया? रुधिर बना दिया, यानी कि टिश्यू बना दिया।
तो टिश्यू होने के लिए दो शर्त याद रखिएगा, दे शुड हैव कॉमन ऑरिजिन, उनका उद्गम समान होना चाहिए, और वे सभी कोशिका मिलकर एक ही प्रकार का लगभग कार्य करना चाहिए, तभी वह टिश्यू कहलाएगा। तो बचपन से हम सीधे रट जाते हैं कि ग्रुप ऑफ सेल्स इज कॉल्ड टिश्यू, कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहते हैं, उससे कार्य नहीं चलेगा। इसको नोट कर लेंगे बाबू, इसको हम लोग क्या करते हैं, नोट कर लेते हैं। ठीक है, इसका परिभाषा क्या लिख देंगे, ग्रुप ऑफ सेल्स, ग्रुप ऑफ सेल्स हैविंग कॉमन ऑरिजिन, कॉमन ऑरिजिन एंड सिमिलर फंक्शन इज कॉल्ड टिश्यू, कॉल्ड टिश्यू। यानी कि वैसे कोशिकाओं का समूह, वैसे कोशिकाओं का समूह जिनका उद्गम, जिनका उद्गम एवं कार्य समान होता है, कार्य समान होता है, उसे उत्तक कहा जाता है। तो यहां पॉइंट टू बी नोटेड क्या होना चाहिए, सिमिलर फंक्शन और कॉमन ऑरिजिन। ये बार बार हम इसलिए रिपीट कर रहे हैं कि एग्जाम में फंसा सकता है। ठीक है, इसका उदाहरण एक तो हम बता दिए, संयोजी उत्तक। और उत्तक के अध्ययन को क्या कहा जाता है, हिस्टोलॉजी कहते हैं। जैसे कोशिका के अध्ययन को हम साइटोलॉजी कहते थे, साइटो मतलब कोशिका और लॉजी मतलब अध्ययन, उसी प्रकार से उत्तक के अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं, हिस्टोलॉजी। हिस्टोस मतलब टिश्यू यानी कि उत्तक, और लॉजी मतलब क्या होता है, अध्ययन। तो क्या लिख सकते हैं कि द स्टडी ऑफ टिश्यू, द स्टडी ऑफ टिश्यू इज कॉल्ड हिस्टोलॉजी। उत्तक के अध्ययन को, उत्तक के अध्ययन को हिस्टोलॉजी कहा जाता है, हिस्टोलॉजी कहा जाता है। बताए कि हिस्टोलॉजी जो है यह दो शब्दों से मिलके बना। कौन कौन सा शब्द है, तो हिस्टोस, हिस्टोस मतलब हो गया टिश्यू यानी कि उत्तक, और लॉजी, लॉजी मतलब होता है अध्ययन, स्टडी। तो हम लोग कोशिका के अध्ययन के बारे में तो जानते हैं कि साइटोलॉजी कहते हैं, लेकिन आजकल क्वेश्चन फंसा सकता है कि उत्तक के अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं। तो उत्तक के अध्ययन को क्या कहा जाता है, हिस्टोलॉजी के नाम से कहा जाता है। आवाज डबल आ रहा है, अपना एक बार नेट चेक कीजिए तो चंचला जी। आवाज ये गूंज रहा है क्या, एक बार सभी लोग बताएंगे। वैसे गूंजना नहीं चाहिए, माइक लगा हुआ है, आप एक बार रिफ्रेश करके देखिए। आवाज गूंज रहा है क्या, नहीं गूंज रहा ना, वही चांसलर जी अपना नेट एक बार आप चेक कीजिए, क्योंकि माइक लगा हो तो गूंजने का सवाल नहीं उठता है। हाँ, माइक नहीं रहे तो गूंजता है। तो या तो आप इंटरनेट एक बार चेक कर लीजिए, या हो सकता है मेढक पे पांव रख दी होंगी, इसके कारण भी दो बार सुनाया जाता है। बचपन में कहा जाता था गांव में कि मेढक को मार देने से आवाज गूंजता है। तो ये हम समझ गए। अब तभी हम एक शब्द बताए हैं बाबू, ये शब्द है मेजोडर्म। मेजोडर्म है क्या, इसको भी क्लियर कर लेते हैं। तो कल हम इम्ब्रियो बता रहे थे, भ्रूण बतला रहे थे। तो इम्ब्रियो जो है, भ्रूण जो है,
इसका 3 परत होता है, इसका 3 लेयर होता है। ये मान लेते हैं बाहर वाला परत है, ये बीच वाला परत मान लेते हैं, और ये सबसे अंदर वाला परत है। तो सबसे बाहर वाला जो परत है इसको क्या कहा जाता है? एक्टोडर्म। एक्टो मतलब बाहर, एक्टो मतलब क्या होता है? बाहर। जो मध्य परत है, बीच वाला जो परत है, इस बीच वाले परत को क्या कहा जाता है? मेजोडर्म। मेजो मतलब मध्य यानी कि बीच, मेजो मतलब मध्य यानी कि बीच। और सबसे अंदर वाला जो परत होता है इसको क्या कहा जाता है? इसको इंडोडर्म के नाम से जानते हैं। एंडो मतलब होता है अंदर। तो भ्रूण जो है, एम्ब्रियो जो है, एम्ब्रियो का 3 परत होता है। सबसे बाहरी वाले परत को एक्टोडर्म, बीच वाले परत को मेजोडर्म, सबसे अंदर वाले परत को हम लोग क्या कहते हैं? एंडोडर्म कहते हैं। और इसी मेजोडर्म से किसका उद्गम होता है? ब्लड का या रुधिर का क्या होता है? उद्गम होता। बहुत सारा जो अंग है, ऑर्गेन है हमारा, उसका विकास एम्ब्रियो स्टेज में ही होना शुरू हो जाता है, भ्रूण अवस्था में ही होना शुरू हो जाता है। जैसे हमारा हृदय, हमारा जो हार्ट है, इसका विकास आपको एम्ब्रियो स्टेज में ही होना शुरू हो जाता है। इसलिए देखिएगा जहां एम्ब्रियो बन जाता है उसका एबॉर्शन करवाना बहुत ज्यादा खतरनाक होता है। ठीक है, तो आगे फिर रिप्रोडक्शन में पढ़ाएंगे ये सब, तो इसको नोट कर लीजिए। तो अब अगर आपसे कोई पूछ दे कि मेजोडर्म क्या है, तो बोलिएगा इट इज द मिडिल लेयर ऑफ द एम्ब्रियो। यह क्या है? भ्रूण का मध्य परत होता है। चल, अब उत्तक की बात करें तो उत्तक हमारा 2 प्रकार का होता है। टिश्यू जो है, उत्तक हमारा 2 प्रकार का होता है। एक को हम लोग कहते हैं प्लांट टिश्यू, पादप उत्तक, पादप उत्तक। और दूसरा हमारा क्या होता है? एनिमल टिश्यू, जिसको हम जंतु उत्तक कहते हैं। एनिमल टिश्यू, जिसको किस नाम से जानते हैं? जंतु उत्तक। नाम से ही क्लियर है, वैसा उत्तक जो पौधा में पाया जाता उसको क्या कहेंगे? पादप उत्तक। एकदम बेसिक से पढ़ा देंगे। वैसा उत्तक जो पौधा में पाया जाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? पादप उत्तक कहते हैं। टिश्यू दैट इज प्रेजेंट इन प्लांट, इसको हम लोग क्या कहते हैं? पादप उत्तक कहते हैं। जंतु उत्तक तो आप सबको पता है, फिर क्या हो जाएगा? वैसा उत्तक जो जंतु में पाया जाता है या जंतु के शरीर का निर्माण करता है। वैसा उत्तक जो जंतु में पाया जाता है, यानी कि टिश्यू दैट इज प्रेजेंट इन एनिमल, टिश्यू दैट इज प्रेजेंट इन एनिमल, इसको हम लोग क्या कहते हैं? जंतु उत्तक। यानी कि जितने भी पौधा हैं उन सभी में जो उत्तक है वह क्या है? पादप उत्तक है। जितने भी जंतु हैं उसमें क्या है? एनिमल टिश्यू है। जैसे हम लोग में क्या है? एनिमल टिश्यू होगा, जंतु उत्तक होगा। ठीक है, क्योंकि हम लोग भी तो जानवर ही हैं और इस धरती का सबसे विकसित जानवर कौन है? तो मनुष्य ही है। लेकिन अगर किसी आदमी को कुत्ता कह दीजिए, देखिए गुस्सा आ जाए, बाघ कह दीजिए तो गुस्सा आ जाएगा, जानवर कह दीजिए तो गुस्सा आ जाए। ठीक है, यहां तक कोई डाउट है? अब एक एक करके दोनों के बारे में देखेंगे, प्लांट टिश्यू के बारे में भी देखेंगे और एनिमल टिश्यू के भी बारे में देखेंगे। एकदम 9th क्लास का एनसीईआरटी उठा लीजिए या भारतीय भवन उठा लीजिए, अब पूरा देख लीजिए, सब कुछ मिल जाएगा। पिछले साल टीआरई 3 और टीआरई 2 में लगातार टिश्यू से
सवाल पूछ दिया, वो भी डायरेक्ट एनसीईआरटी से उठा के, एनसीईआरटी के बीच लाइन से उठा के पूछ दिया। तो आपको ऐसा नहीं कि जाके एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत है, आप सिर्फ क्लास में रेगुलर बने रहिए, आपको यही से सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, सारा कुछ। अब आते हैं पादप उत्तक का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट टिश्यू। पादप उत्तक का वर्गीकरण। देखिए, पादप उत्तक जो है, उद्गम के आधार पर पादप उत्तक को दो भागों में बांटे, प्लांट टिश्यू। और ये किसके आधार पर? ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन, ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन, उद्गम के आधार, उद्गम के आधार, उद्गम के आधार पर पादप उत्तक को दो भागों में बांटते हैं। एक को कहते हैं प्राइमरी टिश्यू, प्राथमिक उत्तक, प्राथमिक उत्तक, और दूसरा हमारा होता है जिसको कहा जाता है सेकेंडरी टिश्यू, सेकेंडरी टिश्यू, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? द्वितीयक उत्तक के नाम से जानते हैं। उद्गम के आधार पर, ऑरिजिन के आधार पर हम लोग उत्तक को दो भागों में क्या किए? बांटे। ठीक है, हाँ सही बात है, लाइन कहने पे नहीं गुस्साता है। प्राथमिक और द्वितीयक। अब प्राथमिक और द्वितीयक उत्तक क्या है हम बताएं। हमारे शरीर का जो बहुत सारा अंग है ना, उसका एम्ब्रियो स्टेज में ही, भ्रूण अवस्था में ही विकास हो जाता है। कि जब माँ के गर्भ में जब एम्ब्रियो रहता है, उसी समय बताएं कि किसका निर्माण हो जाता है? एम्ब्रियो में ही ब्लड बनना शुरू हो जाता है, यहीं से हृदय का निर्माण होना क्या होता है? शुरू हो जाता है। यानी कि कुछ कुछ अंग जो है, यह आपको एम्ब्रियो मतलब भ्रूण से ही विकसित होना शुरू हो जाता है। तो ये एकदम शुरुआती दौर से क्या हुआ? निर्माण होना शुरू हो गया। तो इसको क्या कहते हैं? प्राथमिक कहेंगे, प्राइमरी कहेंगे। जैसे अगर हम अपने जीवन में जिस स्कूल में सबसे पहली बार जाते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं? प्राथमिक विद्यालय कहते हैं। उसी प्रकार से एम्ब्रियो में से जो अंग का विकास हो, जिस उत्तक का विकास हो, उसको क्या कहेंगे? प्राथमिक उत्तक। लेकिन ये जो दाढ़ी, अब दाढ़ी तो एम्ब्रियो स्टेज में नहीं आ गया होगा, तो ये तो पता चलता बच्चा छठी में देखने लोग आता और देखता बच्चा का दाढ़ी बड़ा बड़ा, आधा देखने वाला लोग बेहोश हो जाता, ये बच्चा है कि हिडिंबा है ना, तो लोग डर जाता। तो दाढ़ी कब आता है? जब बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता है, प्यूबर्टी एज को पार करता है, तो दाढ़ी आना शुरू हो जाता है, मूंछ आना शुरू हो जाता है। तो कुछ अंग ऐसे भी हैं जो जीवन के बाद वाले हिस्सों में होता क्या होता है? विकसित होते चलता है। जैसे जैसे हम लोग बड़े होते जाते हैं, वो मतलब उत्तक विकसित होते जाता है, वो अंग आते जाता है। उसी प्रकार से पौधा में भी होता है कि वैसा उत्तक जिसका विकास एम्ब्रियो में ही हो गया हो, भ्रूण के साथ ही हो गया, तो उसको क्या कहा जाता है? प्राथमिक उत्तक के नाम से जानते हैं। लेकिन कुछ उत्तक तो ऐसा भी होगा जो बाद में आया होगा, तो बाद के क्रम में जो विकसित हुआ होगा उसको क्या कहते हैं? द्वितीयक उत्तक कहते हैं। जीवन के बाद वाले हिस्सा लैटर पार्ट ऑफ लाइफ, तो उसको क्या कहते हैं? द्वितीयक उत्तक के नाम से हम लोग जानते हैं। तो वैसा उत्तक जिसका विकास भ्रूण से हुआ, एम्ब्रियो से हुआ, उसको क्या कहा जाता है? प्राथमिक उत्तक। वैसा उत्तक जो बाद में विकसित करता हो, ठीक है, उसको क्या कहते हैं? द्वितीयक उत्तक। जैसे पॉलन ग्रेन सब है, परागकण है, पुष्प से संबंधित कुछ होगा, तो वो सब क्या कहलाएगा? सेकेंडरी कहलाएगा, द्वितीयक कहलाएगा। तो अगर पूछ दे प्राथमिक और द्वितीयक किसको कहते हैं, तो वैसा उत्तक जिसका विकास एम्ब्रियो स्टेज में ही हो गया हो, भ्रूण अवस्था में ही हो गया हो, उसको क्या कहते हैं? प्राथमिक उत्तक कहते हैं। तो लिखिएगा, टिश्यू दैट डेवलप्ड इन
एम्ब्रियोनिक स्टेज, एम्ब्रियोनिक स्टेज इज कॉल्ड प्राइमरी टिश्यू। यानी कि वैसा उत्तक, वैसा उत्तक जिसका विकास भ्रूण अवस्था में होता है, अवस्था में होता है, उसे प्राथमिक उत्तक कहा जाता है। प्राथमिक उत्तक कहा जाता है। और जो जीवन के बाद वाले अवस्था में क्या होता हो, उत्पन्न होता है, उसको क्या कहा जाता है? सेकेंडरी कहा जाता है, द्वितीयक कहा जाता है। तो इसके बारे में क्या लिखेंगे? टिश्यू that developed after embryonic stage is called secondary tissue. Secondary tissue यानी कि वैसा उत्तक जिसका विकास भ्रूण अवस्था के बाद होता है, भ्रूण अवस्था के बाद होता है, उसे द्वितीयक उत्तक कहा जाता है। ठीक है, इसको नोट कर लेंगे। उम्मीद करते हैं यहां तक कोई डाउट नहीं होगा। यह सब खुद से एनसीईआरटी सब पढ़िएगा ना, तो यही से एनसीईआरटी में सीधे लिख देगा कि इसका विकास मेजोडर्म से हुआ। और मेजोडर्म समझ में ही नहीं आएगा कि क्या हो। हम थोड़ा बैक जाके आपको बता दिए कि मेजोडर्म एम्ब्रियो का बीच वाला स्टेज है, बीच वाला परत है, लेकिन खुद से पढ़ने में क्या होगा, वो चीज फिर समझ में ही नहीं आएगा। या दे देगा कि वैसा उत्तक जिसका विकास जीवन के बाद वाले अवस्था में होता है, उसको द्वितीयक उत्तक कहते हैं। तो आपको एलआईसी वाला टैगलाइन याद आ जाएगा, जीवन के साथ भी जीवन के बाद भी। आपको लगेगा जीवन के बाद तो आदमी मर जाता है, भूत बन जाता है, यानी कि भूत में जो उत्तक होगा उसको द्वितीयक उत्तक कहेंगे। तो ऐसा ऐसा भी तरह तरह का ख्याल आपके मन में आ जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये समझ गए होंगे। तो ये किसके आधार पे वर्गीकरण था? ये था आपको ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन, उद्गम के आधार पे। अब देखते हैं स्थिति के आधार पे, ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन, स्थिति के आधार पर। जितना क्लास अभी ले रहे हैं ना, ये 1 साल बाद भी अगर आप चाहिएगा, इसका रिकॉर्डेड आप लोग के लिए उपलब्ध रहेगा। 1 साल बाद ये सब भूल चुके रहिए, लेकिन सारा क्लास रिकॉर्डेड रहेगा। जब मन तब क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। 1.5 साल बाद, 2 साल बाद, यहाँ तक कि हम लोग के हाथ में पावर है कि कुछ एक्सटेंड भी कर सकते हैं। उसके बाद भी अगर लग रहा है तो थोड़ा बहुत एक्सटेंड कर देंगे, लेकिन तब तक में तो आप लोग जॉब में आ जाइएगा। इसलिए अभी भी कहते हैं बहुत अच्छा मौका है। 1500 बहुत कम है, मिनिमम है। ठीक है, पिज्जा अच्छा सा फैमिली पैक लीजिए, 1500 खर्च हो जाएगा, तो इससे कम दाम पे। वही दोस्त लोग आपको बोलेगा पार्टी देने, तो क्या करते हैं लोग, उधार लेके भी पार्टी दे देते हैं। लेकिन वही कोर्स लेना होता है तो 10 बार हम लोग सोचते हैं, जिससे हमारा जीवन बनेगा। देखिए, पादप उत्तक को उद्गम के आधार पर 3 भाग में बांटते हैं। एक को कहते हैं एपिकल मेरिस्टेम। अच्छा सुनिए, एक स्थिति के आधार पर मेरिस्टेमैटिक टिश्यू, या इसको स्थिति के आधार पर थोड़ा और डेप्थ चले जाते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ डिवीजन ऑफ सेल
कोशिका के विभाजन के आधार पर, एक स्टेप पीछे से चलते हैं, कोशिका के विभाजन के आधार, कोशिका के विभाजन के आधार, ठीक है। एक को कहते हैं विभाज्योत्तर उत्तक, विभाज्योत्तर उत्तक, और दूसरे को हम लोग कहते हैं परमानेंट टिश्यू, अस्थाई उत्तक, परमानेंट टिश्यू, जिसको क्या कहा जाता है, अस्थाई उत्तक। यानी कि कुछ उत्तक ऐसे होते हैं जिसमें विभाजित करने वाला कोशिका होता है, उसका कोशिका विभाजित करते चलता है और अपने संख्या को बढ़ाते चलेगा, और जैसे जैसे संख्या बढ़ेगा तो उत्तक का भी आकार क्या होगा, बढ़ेगा। तो जब पौधा छोटा होता है तो उसमें वैसा उत्तक ही पाया जाता है जिसमें विभाजित करने वाला कोशिका हो, ताकि वह उत्तक बढ़ेगा तो पेड़ का आकार भी क्या होता है, बढ़ता है। जैसे बच्चा सब जो रहता है देखिएगा उसमें आकार जो होता है बढ़ते चलता है, लंबाई बढ़ते चलता है, लेकिन 13 साल के बाद 14 साल का जब, जिसको कहते हैं कंठ फूट जाना, जब कंठ फूट जाता है तो लंबाई बढ़ना क्या होता है, बंद हो जाता है। उसके बाद जो उत्तक होगा वो अस्थाई हो जाएगा, यानी कि उसमें अब कोशिका विभाजित नहीं करता। उसी प्रकार से वैसा उत्तक जिसमें विभाजित करने वाला कोशिका होता है, डिवाइडिंग सेल्स होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहते हैं, ठीक है। यह पौधा के वृद्धि करने वाले हिस्सों में मौजूद होगा, वैसे पार्ट्स में मौजूद होगा जो बढ़ते रहता है। और अस्थाई मतलब अब यह जीवन में क्या हो चुका है, अस्थाई हो चुका है, यानी कि वैसा उत्तक जिसमें विभाजित करने वाला कोशिका मौजूद नहीं होता है, उसको क्या कहा जाता है, अस्थाई उत्तक कहते हैं। और ये पौधा के अस्थाई भाग में मौजूद होता है, परमानेंट पार्ट्स में मौजूद होता है। तो ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या है, वैसा उत्तक जिसमें विभाजित करने वाला कोशिका मौजूद होता है, जिसमें विभाजित करने वाला कोशिका पाया जाता है, ठीक है। टिश्यू दैट कंटेन्स डिवाइडिंग सेल्स, टिश्यू दैट कंटेन्स डिवाइडिंग सेल्स, उसको क्या कहते हैं, विभाज्योत्तर उत्तक। नाम से ही है विभाज्य, विभाज्य मतलब विभाजित करने वाला। और अस्थाई उत्तक किसको कहेंगे, वैसा उत्तक जिसमें विभाजित करने वाला कोशिका, वैसा उत्तक जिसमें विभाजित करने वाला कोशिका नहीं होता है, नहीं होता है, यानी कि टिश्यू दैट डज नॉट कंटेन डिवाइडिंग सेल, कंटेन डिवाइडिंग सेल्स, उसको क्या कहा जाता है, अस्थाई उत्तक के नाम से जानते हैं, नोट कर लीजिए। ठीक है, पढ़ाई अच्छी लगे तो और भी जो आपके दोस्त मित्र हैं उनको जरूर बतलाइए, और रोमा क्लासेस ऐप का लिंक शेयर कर दीजिए, ठीक है। यहां तक समझ गए। ये कहां पाया जाएगा, वृद्धि करने वाले हिस्सा में, वृद्धि करने वाला हिस्सा में, ग्रोइंग पार्ट्स में, ग्रोइंग पार्ट्स में। और ये कहां पाया जाएगा, परमानेंट टिश्यू, अस्थाई भाग में, अस्थाई भाग में, यानी कि परमानेंट पार्ट में। इस प्रकार से फ्लो चार्ट बना लेने से फायदा क्या होता है ना,
कि एग्जाम के टाइम में बस ये फ्लो चार्ट देखिएगा तो आपको पूरा ध्यान आ जाएगा कि अच्छा पादप उत्तक दो प्रकार का होता है, विभाज्योत्तर उत्तक और अस्थायी उत्तक। विभाज्य मतलब विभाजित करने वाला, यानी कि वैसा उत्तक जिसमें विभाजित करने वाला कोशिका होता है उसको क्या कहते हैं, विभाज्योत्तर उत्तक कहा जाता है। और ये पौधा के उन हिस्सों में मौजूद होता है जो क्या करते रहता है, निरंतर वृद्धि करते रहता है। वैसा उत्तक जिसमें विभाजित करने वाला कोशिका नहीं होता है उसको क्या कहते हैं, अस्थायी उत्तक कहते हैं। और ये उत्तक पौधा के उन हिस्सों में पाया जाता है जो अस्थायी है, अब उसमें वृद्धि नहीं होगा, उसको हम लोग क्या कहते हैं, परमानेंट टिश्यू कहते हैं। अब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को है स्थिति के आधार पर 3 भागों में बांटे। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, विभाज्योत्तर उत्तक, इसको स्थिति के आधार पर हम 3 भागों में बांटे। एक को कहते हैं एपिकल मेरिस्टेम, एपिकल मेरिस्टेम जिसको कहते हैं शीर्षस्थ विभाज्योत्तर उत्तक, विभाज्योत्तर उत्तक। दूसरे को कहते हैं लैटरल मेरिस्टेम, पार्श्व विभाज्योत्तर उत्तक, लैटरल मेरिस्टेम जिसको कहा जाता है पार्श्व विभाज्योत्तर उत्तक। और तीसरा हमारा होता है इंटरकैलरी मेरिस्टेम, इंटर कैलरी मेरिस्टेम जिसको कहते हैं अंतर्वेशी, अंतर्वेशी विभाज्योत्तर उत्तक, विभाज्योत्तर उत्तक। नोट कर लीजिए, ये हटा। इस तीनों के बारे में कुछ आइडिया है क्या? शीर्षस्थ क्या है या पार्श्व क्या है? समझते हैं। शीर्षस्थ मतलब शीर्ष पर, सबको डायग्राम से समझा देते हैं। मान लेते हैं कि ये पौधा है, पौधा की ये तना वाला हिस्सा है, ये तना है, ये क्या है, जड़ है। जमीन के नीचे वाला हिस्सा क्या है, जड़ है। यानी कि इधर हमारा रूट सिस्टम है, जमीन के अंदर जो होता है इसको जड़ प्रणाली कहते हैं, रूट सिस्टम। समझिएगा बाबू, इसको जड़ प्रणाली कहेंगे। और ऊपर जो है इसको क्या कहेंगे, शूट सिस्टम, शूट सिस्टम जिसको हम लोग क्या कहते हैं, तना प्रणाली के नाम से जानते हैं। तो पूरे पौधा को हम 2 प्रणाली में बांट सकते हैं, एक जमीन के नीचे वाला हिस्सा, एक जमीन के ऊपर वाला हिस्सा। जमीन के नीचे वाले हिस्से को क्या कहते हैं, रूट सिस्टम कहते हैं, और जमीन के ऊपर वाले हिस्सा को क्या कहते हैं, शूट सिस्टम कहते हैं। अब कुछ उत्तक ऐसे हैं, कुछ टिश्यू ऐसे हैं जो तना के शीर्ष पर मौजूद होगा, एकदम तना के एक छोर पर, या जड़ के एकदम इस छोर पर मौजूद होगा। तो वैसा पादप उत्तक जो तना या जड़ के शीर्ष पर मौजूद होता है इसको क्या कहते हैं, एपिकल मेरिस्टेम। सब कुछ नाम से ही क्लियर है। जिसको क्या कहते हैं, शीर्षस्थ विभाज्योत्तर उत्तक, शीर्षस्थ विभाज्योत्तर उत्तक। इसको भी हम किस नाम से जानेंगे, एपिकल मेरिस्टेम के नाम से जानेंगे। तो वैसा उत्तक जो तना या जड़ के शीर्ष में एकदम एक टिप पर मौजूद होता है उसको क्या कहते हैं, एपिकल मेरिस्टेम। और जब ये उत्तक का वृद्धि होगा तो क्या होगा, पौधा का लंबाई बढ़ेगा, तना वाला ऊपर की तरफ भागेगा, जड़ वाला नीचे की तरफ भागेगा, तो पौधा का लंबाई बढ़ेगा। तो शीर्षस्थ विभाज्योत्तर उत्तक किस चीज के लिए जिम्मेदार होता है, तो पौधा के लंबाई में वृद्धि के लिए। तो दे देगा निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा पादप उत्तक है
जो पौधा के लंबाई के लिए जिम्मेदार होता है, तो क्या कहेंगे? एपिकल मेरिस्टेम या शीर्षस्थ विभाज्योत्तर उत्तक कहते हैं। ठीक है, और लंबाई में वृद्धि को ही लॉन्गिट्यूडनल ग्रोथ भी कहते हैं, लंबवत वृद्धि भी कहते हैं। कोई भी जीव जंतु हो, चाहे मनुष्य हो या पौधा हो, उसमें सबसे पहला जो वृद्धि होता है वो लंबाई में ही होता है, उसके बाद तब जाकर मोटाई में होता है। तो लंबाई में वृद्धि को प्राथमिक वृद्धि भी कहते हैं, प्राइमरी ग्रोथ भी कहते हैं, क्योंकि सबसे पहले लंबाई बढ़ेगा। जब लंबाई एकदम अच्छा खासा बढ़ गया तब मोटाई बढ़ना शुरू होगा। तो मोटाई जब बढ़ेगा तो उसको सेकेंडरी ग्रोथ कहते हैं, द्वितीयक वृद्धि कहते हैं। इसलिए कहा जाता है ना कि 14 साल से जो कम के बच्चे होते हैं उनको जिम नहीं ज्वाइन करना चाहिए। कारण क्या है कि अभी उसका जो मांसपेशी है वो सब लंबाई बढ़ाने में मदद करेगा, लेकिन जहां वो जिम ज्वाइन कर लेगा, अब जिम के कारण उसका मांसपेशी उसका क्या बढ़ाएगा? मोटाई बढ़ाएगा। तो पता चला लंबाई बढ़ा नहीं, मोटाई बढ़ गया, इतनी जो रहेगा नाटा, इस प्रकार से फैल जाएगा, एकदम फुटबॉल दिखेगा। इसलिए हमेशा 14 साल के बाद ही जिम ज्वाइन करना चाहिए। तो एपिकल मेरिस्टेम क्या काम करता है? तो यह पौधा के लंबाई को बढ़ाता है, पौधा के लंबाई में वृद्धि करता है, लंबाई में वृद्धि करता है। ठीक है, अब है लैटरल। लैटरल मतलब बगल, बगल वाला हिस्सा, पार्श्व जिसको कहते हैं। तो नाम से ही क्लियर है। अब देखिए, ये तना के बगल वाले हिस्सा में जो मौजूद होगा इस प्रकार से, ये वाला, इधर और इधर, तो इसको क्या कहा जाएगा? लैटरल मेरिस्टेम। लैटरल मेरिस्टेम, जिसको पार्श्व विभाज्योत्तर उत्तक कहेंगे। अब जाहिर सी बात है, यह तना के बगल में मौजूद है, तो यह पौधा के मोटाई को बढ़ाएगा। तो पौधा के मोटाई को बढ़ाने के लिए कौन जिम्मेदार होता है? तो आपको पार्श्व विभाज्योत्तर उत्तक पौधा के मोटाई को बढ़ाता है। कुछ उत्तक ऐसा होता है कि जैसे मान लीजिए पौधा से आपको ब्रांच निकला, शाखा निकला, इस शाखा के जड़ पर मौजूद होगा, ये इस शाखा के जड़ के पास मौजूद होगा, यहां पे। इसको अंतर्वेशी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? इंटर कैलरी मेरिस्टेम, या इसको हम लोग क्या कहते हैं? अंतर्वेशी विभाज्योत्तर। इसमें वृद्धि होता है तो ब्रांच ग्रो करता है, शाखा क्या करता है? वृद्धि करता है। तो मेरिस्टेम विभाज्योत्तर उत्तक 3 जगह मौजूद होता है। एक जड़ और तना के शीर्ष पर, उसको हम लोग क्या कहते हैं? शीर्षस्थ उत्तक कहते हैं, जो पौधा के लंबाई को बढ़ाता है। एक उत्तक होता है तना के बगल वाले हिस्सा में मौजूद होता है, जो पौधा के मोटाई को बढ़ाता है। और तीसरा शाखा के जड़ के पास, बेस के पास मौजूद होता है, उसको अंतर्वेशी कहते हैं, जो शाखा में वृद्धि करने के लिए उत्तरदायी होता है। तो इसको नोट कर लीजिए। तो किस प्रकार का कंटेंट है ये आप खुद भी जज कर रहे होंगे, समझ रहे होंगे। ठीक, इसलिए जो भी बच्चे नहीं जुड़े हैं जरूर जुड़े। जस्ट लाइक रिवीजन का है, ऑनलाइन भी, अगर आप ऑफलाइन में भी हैं, आपको लग रहा है रिवीजन के लिए 10 बार वीडियो खोल के देख सकते हैं। ठीक है, तो इसको क्या लिखा देंगे हम लोग? एपिकल मेरिस्टेम, एपिकल मेरिस्टेम, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? शीर्षस्थ विभाज्योत्तर उत्तक, योत्तर उत्तक। इसके बारे में क्या क्या लिख सकते हैं? प्रेजेंट एट शूट एंड रूट टिप, प्रेजेंट एट शूट एंड रूट टिप, जड़ एवं तना के शीर्ष पर मौजूद होता है। जड़ एवं तना के शीर्ष पर मौजूद होता है। ठीक है, दूसरा क्या लिख सकते हैं? इंक्रीजेस लेंथ ऑफ द प्लांट,
इंक्रीजेस लेंथ ऑफ द प्लांट, पौधा के लंबाई में वृद्धि करता है, पौधा के लंबाई में वृद्धि करता है, या लंबाई में वृद्धि को लॉन्गिट्यूडिनल ग्रोथ भी कहते हैं। बायोलॉजी शब्द का खेल है, अलग अलग शब्द से फंसाने का प्रयास करेगा। तो क्या दे देगा? लॉन्गिट्यूडिनल ग्रोथ भी दे सकता है, लंबवत वृद्धि भी दे देगा, लंबवत वृद्धि भी दे देगा। ठीक है, नहीं तो और क्या दे सकता है शब्द? प्राइमरी ग्रोथ भी दे सकता है, प्राथमिक वृद्धि भी दे देगा। प्राइमरी ग्रोथ, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? प्राथमिक वृद्धि। तो अब देखिए यही है, बायोलॉजी शब्द का खेल है। एक ही चीज के लिए तीन शब्द दे देगा, या तो दे देगा कौन सा उत्तक है जो लंबाई में वृद्धि के लिए जिम्मेदार है, तो यह क्या हो जाएगा? शीर्षस्थ। या कौन सा उत्तक है जो लंबवत वृद्धि करवाता है, तब भी एपिकल हो जाएगा। कौन सा ऐसा उत्तक है जो प्राथमिक वृद्धि करवाता है, तब भी हमारा आंसर क्या हो जाएगा? एपिकल मेरिस्टेम हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो गया? एपिकल का। लैटरल मेरिस्टेम की बात करें, लैटरल जाके एनसीईआरटी नौमा वाला पढ़ लीजिएगा, ठीक है, उसमें सब मिल जाएगा। पार्श्व विभाज्योत्तर उत्तर, पार्श्व विभाज्योत्तर उत्तर, पार्श्व विभाज्योत्तर उत्तर क्या है? प्रेजेंट इन द साइड ऑफ, इन द लैटरल पार्ट ऑफ स्टेम, तना के बगल वाले हिस्सा में मौजूद होता है, तना के बगल वाले हिस्सा मौजूद होता है। दूसरा क्या है? यह इंक्रीजेस द विड्थ ऑफ द प्लांट, इंक्रीजेस द गर्थ, गर्थ मतलब ही मोटाई होता है, ऑफ द प्लांट, पौधा के मोटाई को बढ़ाता है, पौधा के मोटाई को बढ़ाता है। या आपको क्या दे देगा? सेकेंडरी ग्रोथ, या अगला शब्द से फंसा सकता है द्वितीयक वृद्धि। बताए थे ना कि जीवन में पहली बार जो वृद्धि होता है लंबाई में वृद्धि होता है, लंबाई के बाद ही मोटाई में वृद्धि होता है। इसको हम क्या कहेंगे? द्वितीयक वृद्धि के नाम से जाने। तो ये हमारा जो एपिकल लैटरल मेरिस्टेम है, ये मोटाई के लिए जिम्मेदार होता है।